तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ दिल्ली के 700 साल पुराने इतिहास की तरफ। एक ऐसा श्रापित किला जो इतना बड़ा और भव्य होने के बाद भी कभी बस नहीं पाया। एक अल्लाह की वली और एक बादशाह की जंग जिसका अंजाम क्या हुआ, जानेंगे पूरा इतिहास आज की इस वीडियो में। ये है दिल्ली का मशहूर तुगलकाबाद किला। तो आज हम आ चुके हैं तुगलकाबाद किला एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ आने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से ऑटो करके आप सीधा यहाँ आ सकते हैं। और इस किले में एंट्री का जो टिकट है वो सिर्फ 20 रुपए का है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस किले की। इसके दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं ये झीलें हैं। दिल्ली के इतिहास में कई किले बने पर तुगलकाबाद जैसा विशाल और खौफनाक कुछ भी नहीं। इसकी कहानी शुरू होती है सन 1321 ईस्वी में। एक गुलाम जिसका नाम था गाजी मलिक अब सुल्तान बन चुका था, गयासुद्दीन तुगलक, जब वो पहले के सुल्तानों के साथ इस पहाड़ी इलाके से गुजरता था तो कहता था कि यहाँ एक किला होना चाहिए। उस वक्त के राजाओं ने उसका मजाक उड़ाया, पर किस्मत देखिए वही गुलाम सुल्तान बना और उसने तीसरी दिल्ली यानी थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली की नींव रखी। उसका एक सपना था, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, यहाँ तक कि मंगोल भी न तोड़ सके। गयासुद्दीन का जुनून ऐसा था कि उसने सिर्फ 4 साल में एक विशाल ढांचा खड़ा कर दिया। इसकी दीवारें आम किले जैसी नहीं थी, वो तिरछी थी और नीचे से बहुत चौड़ी थी ताकि दुश्मनों की तोपों के गोले टकराकर फिसल जाएं। कहा जाता है कि इसमें 52 बड़े दरवाजे थे और हर दरवाजे पर हजारों सैनिकों की फौज तैनात रहती थी। इसके अंदर एक सिटाडेल यानी अंदरूनी किला, पैलेस, महल और एक सिटी जिसे आम लोगों का शहर कहा जाता। तीनों अलग अलग हिस्सों में बसे, लेकिन इसी जुनून में सुल्तान ने एक ऐसी गलती कर दी जो उसकी बर्बादी का कारण बनी। उसी वक्त दिल्ली के मशहूर सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी एक बाउल यानी स्टेप वेल, जो उस टाइम का पानी का कुआं हुआ करता था, उसे बनवा रहे हैं। सुल्तान ने हुक्म दिया कि दिल्ली का एक भी मजदूर संत के पास नहीं जाएगा, सब सिर्फ किले पर काम करेंगे। तब संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो मुरीद थे वो रात को दिए की रोशनी में काम करते थे, तो सुल्तान ने तेल की सप्लाई भी रुकवा दी। जाता है तब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी करामात से पानी से दिए जलाए और सुल्तान को गुस्से में वो मशहूर श्राप दिया, या रहे हिसार या बसे गुज्जर। ये किला या तो सिर्फ वीराना रहेगा या यहाँ पर सिर्फ चरवाहे यानी गुज्जर बसेंगे। उस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में काफी मशहूर थे क्योंकि वो गरीबों की मदद करते थे। सारे लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में आते थे और हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में लोगों का एक अजदहाम रहता था, यानी बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। तो उसी वक्त कुछ लोग जो हजरत निजामुद्दीन औलिया से हसद यानी जलन रखते थे, उन्होंने सुल्तान यानी गयासुद्दीन तुगलक को आकर बताया कि आपसे ज्यादा तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का असर है दिल्ली पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की हुकूमत हो जाएगी। ये सुनकर बादशाह को अपनी हुकूमत का डर लगने लगा। इस कहानी को मैं आपको थोड़ा अभी बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ की कुछ ऐतिहासिक चीजें दिखाता हूँ। इस किले के ऊपर जितनी बड़ी दुनिया बसी थी उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय दुनिया इस जमीन के नीचे थी। गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ एक अंडरग्राउंड बाजार बनवाया था। ये जो आप अभी देख रहे हैं यही है वो अंडरग्राउंड बाजार। सुल्तान ने ये बाजार इसलिए बनवाया था ताकि दुश्मन के घेरे यानी सीज के वक्त रास्ता यानी फूड सप्लाईज और हथियार खत्म न हो। और इसके अलावा गर्मी से बचने के लिए जमीन के नीचे ठंडे महल और खुफिया सुरंगें बनवाई गयी जो सीधा यमुना नदी और आदिलाबाद तक जाती थी। लोग आज भी मानते हैं कि तुगलक खानदान का बेहिसाब खजाना और अशरफियाँ इन्हीं अंधेरी राहों में कहीं दफन है जिन्हें आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। और इस अंडरग्राउंड के दोनों तरफ छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं जिनमें आज भी ठंडक निकलती है। और इन कमरों को इसलिए भी बनवाया गया था ताकि युद्ध या हमले के समय सुरक्षित व्यापार चल सके और धूप और गर्मी से बचाव भी हो सके और किले के अंदर रहने वाले सैनिकों और लोगों को सामान मिल सके। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये दोनों तरफ जो कमरे बने हुए हैं ये दुकानें हुआ करती थी, यहाँ से व्यापारी सामान बेचते थे। इन कमरों का इस्तेमाल अनाज, मसाले और हथियार रखने के लिए स्टोर रूम की तरह भी किया जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि कमरे कैद खाने की तरह भी इस्तेमाल हुए थे। और इस अंडरग्राउंड रास्ते में दोनों तरफ 30 से लेकर 35 तक कमरे हैं, मगर आज इन कमरों में चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया है। और इस अंडरग्राउंड रास्ते में रोशनी और वेंटिलेशन के लिए जगह जगह पर कुछ स्थानों को खुला भी छोड़ दिया गया है और जगह जगह पर इस अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। मगर आज इस किले के अंदर चारों तरफ बस आपको झाड़ियां और जंगल ही दिखाई देता है। और इस किले की दीवार में जो आपको जगह जगह पर छेद नजर आ रहे हैं, यहाँ से दुश्मनों पर पहरा रखा जाता था ताकि कोई भी अगर इस किले पर अटैक करे तो उस पर पहले ही हमला कर दिया जाए यहाँ से। और ये है इस किले की दीवार, यहाँ से पूरा बाहर का नज़ारा दिखता है। और ये सामने आप रोड देख रहे हैं ये वही रोड है जिस रोड से हम लोग अभी अंदर आए थे। और इस दीवार पर खड़े होकर ही
सैनिक इस किले का पहरा देते थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी इस कहानी की तरफ। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने जब अपने सैनिकों और वजीरों से ये सुना कि मुझसे ज्यादा तो निजामुद्दीन औलिया का असर है दिल्ली पर और मेरे यहाँ से ज्यादा लोग उनके दरबार में इकट्ठा होते हैं, सुल्तान को लगा कि लोगों की वफादारी एक सूफी संत की तरफ ज्यादा है। राजाओं को अक्सर डर होता था कि अगर कोई धार्मिक नेता बहुत लोकप्रिय हो जाए तो वह सत्ता के लिए चुनौती बन सकता है। चिश्ती सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अल्लाह के वली थे और वे आमतौर पर राजनीति और सत्ता से दूरी रखते थे और निजामुद्दीन औलिया भी सुल्तान के दरबार में जाना पसंद नहीं करते थे और यह बात भी सुल्तान को अच्छी नहीं लगती थी। तो उसको अपनी हुकूमत का यह डर सताने लगा कि कहीं अब हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के बादशाह न बन जाए। इसलिए उसने फौरन एक हुक्मनामा जारी किया कि तुम फौरन दिल्ली छोड़कर चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों ने जब यह खबर सुनी तो उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया को ये सब आकर बताया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराए और बोले ऐसा कुछ नहीं हो। और सुल्तान के कई बार कहने के बावजूद भी जब हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर नहीं गए तो बादशाह गुस्से में आग बबूला हो गए। टाइम बंगाल में एक जंग चल रही थी तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में जंग लड़ने के लिए चला गया और उसने जाने से पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया को एक धमकी दी कि मेरे वापस आने से पहले दिल्ली छोड़कर चले जाएंगे। इतना कहने के बाद वो जंग लड़ने बंगाल में चला गया। बंगाल की जंग खत्म हो गई तो उसने वहाँ से संत को धमकी भरी चिट्ठी भेजी, मेरे दिल्ली पहुँचने से पहले निजामुद्दीन औलिया को शहर छोड़ देना होगा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों ने उन्हें सुल्तान की धमकी के बारे में बताया और शहर छोड़ने की गुजारिश की तो हजरत ने बड़े सुकून से फारसी में एक जुमला कहा था जो आज एक मशहूर कहावत है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल की जंग जीतकर बड़ी तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। वो दिल्ली के इतने करीब पहुंच गया कि अब सिर्फ एक दिन का रास्ता बाकी था। हजरत के मुरीद डर गए कि अब तो सुल्तान पहुंचने ही वाला है, लेकिन हजरत वहीं शांत रहे और उन्होंने फिर से फरमाया, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली से थोड़ा पहले अफगानपुर नाम की जगह पर सुल्तान के स्वागत के लिए उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने लकड़ी का एक बड़ा महल बनवाया था और शाम के वक्त सुल्तान उस महल के अंदर दाखिल हुआ और उस रात उस महल के अंदर एक बहुत बड़ा जश्न हो रहा था, सभी लोग नाच रहे थे। तभी आसमान से एक ऐसी बिजली गिरी जिससे पूरा का पूरा महल नीचे गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक उस मलबे के नीचे दब गया और उसकी मौत वहीं पर हो गई। तो कहानी को थोड़ा रुकते हुए पहले मैं आपको इस जगह दिखाता हूँ, फिर कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो जगह अभी आप लोग ये देख रहे हैं ये है इस पूरे किले की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ से पूरा तुगलकाबाद का व्यू आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ खड़े होकर आप थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का तीसरा शहर तुगलकाबाद को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कोहरा ज्यादा होने की वजह से दूर का नज़ारा सही से दिख नहीं पा रहा है। अगर ये कोहरा नहीं होता तो यहाँ से पूरा तुगलकाबाद फोर्ट का व्यू बहुत ही अच्छे से दिखता। और इतिहासकार बताते हैं कि सुल्तान इस जगह पर ही सारे जश्न वगैरह किया करता था। और गाइस अभी हम किले की उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ रूम्स ही रूम्स बने हुए थे। यहाँ पर ये सब जो आज खंडर बने हुए हैं सारे रूम्स टूट गए हैं और ये किला बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। इस किले में आप घूमते घूमते थक जाओगे पर ये किला ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। किला लगभग 6 किलोमीटर के गहरे में फैला हुआ है। इसकी दीवारें 10 से 15 मीटर तक ऊँची हैं और दीवारों पर जगह जगह अर्धगोलाकार के बुर्ज बने हैं जिसमें सैनिकों के लिए तीर चलाने और तोपें रखने के छेद बने हुए हैं। बेसिकली ये जो किला है वो मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जहां अभी हम लोग घूम रहे हैं इसे बोला जाता है रिहायशी इलाका। यहाँ आम जनता और सैनिक रहा करते थे। आज यहाँ केवल पत्थरों के ढेर और टूटी हुई कलियां ही नजर आती हैं। दूसरा है महल जहाँ से हम लोग अभी आए थे। यह किले का सबसे ऊंचा और सुरक्षित हिस्सा था। यहाँ सुल्तान का निजी निवास और दीवारें आम और दीवारें खास था। और तीसरा था विजय मंडल। यह महल के भीतर एक ऊंची मीनार जैसा ढांचा था जहाँ से सुल्तान पूरी सेना का निरीक्षण करता था। चूँकि यह इलाका पथरीला था इसलिए पानी का संचयन यानी इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इस किले के अंदर बहुत सारी बावड़ियाँ बनाई गई थी। बावड़ियों के अलावा यहाँ पर 7 बड़े तालाब या हौज थे जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। इनमें से कुछ आज भी पहचाने जा सकते। और ये जो आप रास्ते के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये है यहाँ की शाही जामी मस्जिद।
किले के परिसर के अंदर एक विशाल मस्जिद के खंडहर भी मौजूद हैं, जो उस समय की धार्मिक वास्तुकला का प्रमाण देते हैं। ये जो सामने आप लोग अभी देख रहे हैं, ये उस समय का वॉच टावर हुआ करता था, जिन पर खड़े होकर सैनिक पहरा देते थे। और यहाँ से खड़े होकर पूरे तुगलकाबाद का व्यू आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे कई सारे वॉच टावर इस किले के चारों तरफ बने हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उस समय के कुएं या बावड़ी वगैरह हुआ करते थे, जिनमें पानी को स्टोर करके रखा जाता था। तो अभी हम लोग चलते हैं इस वॉच टावर के जैसा दिखने वाले बुर्ज के ऊपर, जहाँ से आप पूरे तुगलकाबाद का व्यू यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस बुर्ज के ऊपर, जहाँ से दिखता है पूरे तुगलकाबाद का व्यू। और ये नीचे की साइड आप लोग ये देख रहे हैं, ये उस समय का गेस्ट हाउस माना जाता है। और यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो, ये है एक और कुआं, जिसमें उस समय पानी को स्टोर करके रखा जाता होगा। और ये जो आप सामने अभी देख रहे हैं, ये उस समय की बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, जिसमें पानी हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल सैनिक और यहाँ रहने वाले लोग किया करते थे। और जैसे ही हम लोग किले के अंदर घुसते हैं, वहाँ से लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको पूरे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई मिल जाएगी, जहाँ से आप पूरे इसका इतिहास पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं इस किले के बाहर। ये है यहाँ से बाहर जाने का इसका रास्ता। तो गाइस, देखा आपने, दिल्ली की दीवारें सामने थी सुल्तान के, पर सुल्तान उन तक पहुँच नहीं पाया। मलबे के नीचे दबे सुल्तान की सांसें निकल गईं, लेकिन उसके गुरूर की दीवारें मिट्टी में मिल चुकी थी। सुल्तान की मौत के बाद उसके बेटे ने इस किले को मनहूस और श्रापित मानकर छोड़ दिया और अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया। इतना बड़ा विशाल शहर रातों रात खाली हो गया। पानी की कमी और लोगों का डर संत का श्राप सच साबित हुआ। 700 सालों से यह किला एक घोस्ट टाउन बना हुआ है। आज यहाँ पर सिर्फ पत्थरों का ढेर है, और उन ढेरों में दबी है एक सुल्तान की हार और एक संत की ताकत। तो दोस्तों, ये थी तुगलकाबाद की वो पूरी दास्तान, जो सदियों से छुपी हुई थी। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या वाकई बद्दुआ का असर? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइज, अगर आप लोग दिल्ली आएँ तो इस तुगलकाबाद किले को घूमना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर ही आने के बाद आप लोग इतिहास से जुड़ते हो। और इस किले के जस्ट सामने ही बना हुआ है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की कब्र है। गयासुद्दीन तुगलक की कब्र को मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।